हाय एवरीवन। चलिए एक नया कोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, आज के वीडियो लेक्चर में ना ही हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ना ही हम कोई थ्योरम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट ये जानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किसी स्टूडेंट को क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाई शुड वन स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे नहीं पता, शायद वो प्योर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़कर उनको लगता है कि मैथ्स में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स की ऐसी बहुत सी ब्रांचेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, और उसमें से एक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेंगी, ठीक है। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं रियल लाइफ में जिनका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के पास है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन हो, तो हम मैथ्स के पास जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू इज रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि उसके अंदर कुछ इक्वेशन होंगी, कुछ मैथ्स के रूप में होगा, और इसी चीज़ को हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं कि हम कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स देखेंगे जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ होगा, और उसका सॉल्यूशन हम फ्यूचर में देखेंगे। ओके, सो जो पहला प्रॉब्लम है इट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके, ठीक है, जिसे हम जो है मालथूशियन मॉडल भी कहते हैं। ये तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके, तो जो पॉपुलेशन है ये तो या फिर ह्यूमन की हो सकती है, ठीक है, किसी बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं हम, किसी जंगल में कोई पेड़ पौधे है ना, यानी कि प्लांट्स जो भी है। तो इनका हमने क्या देखना है कि पॉपुलेशन का रेट किस तरह से चेंज होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मेनली इस तरह की फॉर्म होती है, इट इज़ लाइक dy बाई dx, है ना, यानी कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज होता है। तो मान लीजिए किसी टाइम t पर जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, इट इज़ p, सो दिस p इज व्हाट, पॉपुलेशन एट टाइम t, ठीक है। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि टाइम के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस p इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ t, है ना। तो मैं इसी p को इस तरह से लिख सकती हूँ, दिस इज p ऑफ t, क्लियर है। सो p इज व्हाट, पॉपुलेशन एट टाइम t, सो इट इज फंक्शन ऑफ t। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, y इज व्हाट, y ऑफ x, y इज फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x, वैसे ही हियर p इज इन द फॉर्म ऑफ t। इन चीज़ों को हम बाद में कभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसका मतलब है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का। मान लीजिए अभी मुझे टाइम t पर p पता है कि अभी जो है बैक्टीरिया की जो संख्या है या नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं। अब मुझे ये देखना है कि 10 घंटे के बाद कितनी उनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि अभी बैक्टीरिया ज़्यादा है कि कम है। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा हुए तो ज़्यादा गति से वो चेंज करेंगे, कम हुए तो कम गति से चेंज करेंगे। यानी क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डी पी
बाय डी टी। दिस इज व्हाट, कि टाइम के साथ जो है पॉपुलेशन किस तरह से चेंज होता है, दिस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम इनिशियल 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उस टाइम t से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन एट दैट टाइम t, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब ये हुआ दिस dp बाई dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू p। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर p इंक्रीज करेगा तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे k पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो ये एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है जो कि क्या बन गई है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा। अब ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है जहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। अगर मैं इसी को थोड़ा सा आपके जो कंफर्टेबल वेरिएबल्स हैं उसके रूप में लिखूं तो ये इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, और ये y है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते थे, इस y को इधर ले आए और इस dx को उधर ले गए, एंड देन व्हाट डू वी डू, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y इज इक्वल टू के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो y इज इक्वल टू e टू द पावर के एक्स इंटू ई टू द पावर c। e टू द पावर c को कोई दूसरा कांस्टेंट मान लीजिए। सो y इज इक्वल टू c1 इंटू ई टू द पावर के एक्स। ये इसका सॉल्यूशन है। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने अभी बता दिया। सो हम क्या करते हैं, इस y को p से रिप्लेस करते हैं और x को t से करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज p इज इक्वल टू c1 e x t। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, किसी टाइम t पर कितनी पॉपुलेशन है वो चीज़ देगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हमने क्या निकाल दिया कि मान लीजिए मेरे पास वो बैक्टीरिया थे तो मुझे 10 घंटे के बाद देखना था। सो एट टाइम t प्लस 10 आवर्स मुझे जो है p मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक यूज़फुल इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो पॉपुलेशन है वो हमेशा ग्रो नहीं करती। जैसे कि हमने यहाँ पे k जो है पॉजिटिव मान के चलें, जैसे हम एक्चुअली इस k को जो है ग्रोथ रेट कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सिंपल से ऑब्जर्वेशन है कि ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर t को मैं इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूँ तो ये जो p है ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। बात यह है कि अगर आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन भी इंक्रीज ही करता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसे हम कहते हैं रिसोर्सेस, जैसे कि फूड हुआ। क्लियर है? तो जैसे कि आज की डेट पर ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन तब तक सेटिस्फाई होगी जब तक रिसोर्सेस स्टेबल हैं, जब तक रिसोर्सेस इनफ हैं उन लोगों को फीड करने के लिए। लेकिन जब ऐसा टाइम आएगा, या फिर अभी भी आ रहा है, कि जो लोग फूड को अफोर्ड कर पाएंगे वो तो सर्वाइवल करेंगे, लेकिन सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसमें जो है उसका रोल नहीं है। यानी कि जो मालथूशन मॉडल है इसमें एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो जो हमारा मालथूशन मॉडल था वो एक रियलिस्टिक मॉडल नहीं है। ठीक है, वो तब तक काम करता है जब तक रिसोर्सेस इनफ है। इसीलिए उस लिमिटेशन को हटाने के लिए एक और मॉडल आया जिसे हम कहते हैं वरहॉस्ट मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल जो है उन फैक्टर्स को भी कंसिडर करती है जिसकी वजह से पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट आता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, दिस dp बाय dt इज इक्वल टू AP1 माइनस अल्फा p। ठीक है, नाउ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, फिर से कहती हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही हूँ आज के लेक्चर में, इनका सॉल्यूशन हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन देखिए, दिस इज AP माइनस A अल्फा p स्क्वायर
विच इज़ dp/dt। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आता है तो हम यहाँ से पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले हमारे पास सिर्फ AP था, ठीक है, या फिर KP था। ओके, हमने K लिया था, सो इट इज़ कांस्टेंट, जो भी है, ठीक है। तो पहले हमारे पास सिर्फ KP था। अब यहाँ पे जो है ये वाली टर्म भी आ गई विच इज़ -K∝p²। तो ये माइनस कर रहे हैं, मतलब ये कुछ ऐसी टर्म है जो उस रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जिनकी वजह से पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन में से हमने कुछ माइनस किया, मतलब उतने लोग या फिर उतने बैक्टीरिया या फिर उतने प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ लाइक एक परफेक्ट मॉडल फॉर टू स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, सो जो सेकेंड मैथमेटिकल मॉडल है इट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, बहुत फेमस सा मॉडल है। तो ये मॉडल किस चीज़ के साथ डील करता है, ठीक है, तो इसको मैं सिंपल सी भाषा में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रूम है और इसके अंदर हमने एक चाय का कप रखा है, ठीक है। सो मान लीजिए रूम का जो टेम्परेचर है इट इज़ Tm, ठीक है, और जो चाय का टेम्परेचर है इट इज़ T। लेकिन दिस चाय का टेम्परेचर इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज़ डिपेंडिंग ऑन टाइम T। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ जो है चाय ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई जो हमारा रूम है वो ठंडा है, क्लियर है। अब बात ये है कि कितनी तेज़ी से ये चाय ठंडी होगी, ठीक है, ये डील हम करते हैं इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हाँ एक और बात कि यहाँ पे हमने Tm ब्रैकेट के अंदर T क्यों नहीं लिखा, कि जो रूम का टेम्परेचर है वो क्यों टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब देखिए चाय के सामने रूम बहुत बड़ा है, ठीक है, तो चाय की वजह से रूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर है ना। इसीलिए हम रूम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि द चेंज इन और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इसको फिर से हम जो है T नाम देते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर with respect to time is directly proportional to change in the temperature of that object and the medium. So it is directly proportional to T minus Tm। कहने का ये मतलब हुआ कि रूम का टेम्परेचर और चाय के टेम्परेचर में जितना फ़र्क ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से चाय ठंडी होगी, ठीक है। सो dt/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T minus Tm, ठीक है। सो अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। सो दिस इज dt/dt विच इज़ इक्वल टू K इंटू T minus Tm, क्लियर है। अब अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस। क्यों लिखते हैं? क्योंकि चाय ठंडी हो रही है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, इट इज़ -K, जहाँ पे K पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि K निगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उस हिसाब से जो है जो चाय है वो गर्म हो रही है। सो देयरफॉर dt/dt इज इक्वल टू -K T minus Tm। फिर से देखिए ये किस तरह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट है T, इंडिपेंडेंट है छोटा t, तो दिस इज लाइक dy/dx विच इज इक्वल टू -K y माइनस, अभी Tm कांस्टेंट है, सो दिस इज a, है ना। और इसको आप फिर से जो है वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल। ये हमारी जो है, वैसे तो खैर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की, लेकिन ऐसी फिज़िक्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये तो आपको बस एग्जांपल देने के लिए मैंने कहा है। सो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है, यू कैन सॉल्व दिस, और आप ये बता सकते हैं कि किसी टाइम t पर उस चाय का क्या टेम्परेचर होगा, क्लियर है। अब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि
इस चाय की वजह से रूम के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नाउ दिस इज़ लाइक होमवर्क फॉर यू पीपल। सो नाउ वी विल कंसिडर कि चलो चाय की प्याली के बजाय अब हम एक बड़ा सा कोई कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और वो भी गर्म है। तो इस बार क्या होगा कि इस कंटेनर की वजह से रूम में भी हीट जनरेट होगी, ठीक है, मतलब इसकी जो हीट है वो रूम में चली जाएगी। तो उसकी वजह से जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो भी चेंज होगा समय के साथ, क्योंकि समय के साथ इस कंटेनर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वही हीट जो है रूम के टेम्परेचर को भी अफेक्ट कर रही है। सो दिस इज लाइक, सो Tm इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन स्मॉल t, ठीक है। तो उस केस में भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टडी कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, इट इज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बाय बॉडी। दिस इज जस्ट सिमिलर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो बॉडी में कितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कि ब्लड स्ट्रीम में कितना ग्लूकोज है, ठीक है, क्योंकि ब्लड एक मीडियम है जिसकी वजह से सारी चीज़ें बॉडी में जाती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब होती हैं। सो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बाय बॉडी इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सो मान लीजिए किसी टाइम टी पर, ठीक है ना, क्योंकि टाइम के साथ ही सब एब्जॉर्प्शन होगा। सो मान लीजिए किसी टाइम टी पर जी इज व्हाट, ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ऑब्वियसली एट टाइम टी। सो दिस जी इज व्हाट, जी टी। क्लियर है। अब फिर से वही बात कि कितना एब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना ग्लूकोज है, जस्ट लाइक पॉपुलेशन वाले एग्जाम्पल में। सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्लूकोज है dg/dt, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ब्लड स्ट्रीम में कितना ग्लूकोज है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, कम होगा तो कम रेट से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। सो dg/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। सो दिस इम्प्लाइज dg/dt इज इक्वल टू kg, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब है ब्लड स्ट्रीम में जो है ग्लूकोज ख़त्म हो रहा है, मतलब एक तरह से कम हो रहा है, तो रेट जो है वो कम होगा। सो दिस इज लाइक डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज माइनस वेयर के इज पॉजिटिव। फिर से वही बात, वेरिएबल सेपरेट करके निकाल सकते हैं। स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल इज कोविड सिचुएशन, ठीक है। अब कोविड सिचुएशन में हम ये कह रहे थे कि जो कोविड फैल रहा है वो किस चीज़ की वजह से, एक उन लोगों की वजह से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, मतलब अगर ज़्यादा लोग अगर इन्फेक्टेड हैं तो कांटेक्ट में आएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से कोविड फैलेगा, ठीक है। प्लस सेकेंड में ये कह रहे थे कि स्टिल इट इज़ कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, या फिर वो लोग जो जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो एक तरह से ससेप्टिबल हैं कोविड के वायरस के लिए, ठीक है। तो उनके कांटेक्ट में अगर कोविड का वायरस आता है तो बहुत इजीली वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन ऐसे भी लोग थे कि जो मे बी कोविड के वायरस के कांटेक्ट में आए हों लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हुए, ठीक है, तो वो ससेप्टिबल नहीं थे। तो मान लीजिए कि आई जो है वो उन लोगों की संख्या है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। सो आई इज नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड, ठीक है, और एस वो लोग हैं जो ससेप्टिबल हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, या फिर जिनको ऑलरेडी डिजीज है। सो नंबर ऑफ पीपल ससेप्टिबल फॉर दैट एपिडेमिक। क्लियर है। तो किस रेट से लोग इन्फेक्टेड होंगे, यानी कि di/dt किस पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कितने लोग अब इन्फेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि जो ससेप्टिबल हैं लेकिन अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है। चलो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। सो आई इज नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड
एस इज नंबर ऑफ पीपल ससेप्टिबल। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो एक समय पर ससेप्टिबल थे, जब वो कोविड के कांटेक्ट में आए तो वो इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है। तो इस एस के अंदर ये आई वाले लोग भी आते हैं, क्योंकि ये ससेप्टिबल थे इसीलिए इन्फेक्टेड हो गए। सो एस माइनस आई क्या होगा, एस माइनस आई यानी कि ससेप्टिबल में से इन्फेक्टेड निकाल दीजिए, यानी कि ऐसे लोग जो ससेप्टिबल हैं लेकिन अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज नंबर ऑफ पीपल जो ससेप्टिबल हैं बट नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस रेट से जो है इन्फेक्शन बढ़ेगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिपेंड करेगा कि अभी फ़िलहाल कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और कितने लोग हैं जो ससेप्टिबल हैं लेकिन अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। सो दिस इज आई इंटू एस माइनस आई, क्योंकि ये इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगी, सो दिस इज लाइक सम के आई इंटू एस माइनस आई। फिर से वही बात, ये y की तरह काम करेगा, ये x की तरह, दिस इज y, दिस इज y, ठीक है। ओके, सो दिस इज अगेन अ मैथमेटिकल मॉडल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहीं पर मैं एक और डिस्कस करती हूँ, फिफ्थ, जो आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इन टर्न इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज d2x बाई dt स्क्वायर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है। सो दिस इज लाइक न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है आपको इंस्पायर कर सकती हैं, करनी चाहिए, मतलब टू स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और प्रॉपरली वी विल स्टडी व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरा एम ये भी रहेगा कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को विजुअलाइज भी करें, उसको ग्राफिकली समझें भी, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को लगता है वो बस इक्वेशन में ही गुम हो जाते हैं, तो हम उसको भी डील करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।